परिवार नहीं रहे, पूरा परिवार तो 150 करोड़ लोगों का, 150 करोड़ लोगों का परिवार, इसमें 200 आदमी अरबपति हो जाए, चाहे एक ही आदमी पूरा पृथ्वी के बाद उसमें खुशी मनाने का क्या है? बाकी लोग तो निर्गत हो गए ना, और सारा धन उन्हीं के पास पहुंच गया। इससे खुशी, अरबपतियों की संख्या अगर बढ़ती है तो खुशी की बात नहीं है, इसमें चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि ये जो धन का जो सर्कुलेशन है, इकोनॉमिक मूवमेंट है, इसमें त्रुटि है, और इस त्रुटिपूर्ण मूवमेंट के कारण एक आदमी के पास सबसे ज्यादा धन पहुंच गया, और बाकी जो अनेकों लोग जो है ना धन से रहित हो गए, झुकी झोंकी, उनके पास गरीब हो गए, उनके पास इमरजेंसी के लिए भी धन नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस त्रुटिपूर्ण दर्शन को कहते हैं पूंजीवाद दर्शन। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो गति है वो कैसा होता है, सब कुछ विकासात्मक गति होता है, और ये सब कुछ विकासात्मक गति जो है ना 4 प्रकार का होता है। ये जो इसका 4 प्रकार है। पहले तो हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मूवमेंट, यानी इसकी जो गति क्या है, गति का जो नियम है ये कैसे चलता है, तो ये स्पीड एंड फॉल में चलता है। कोई भी गति स्ट्रेट दिशा में नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें जो 4 प्रकार की कौन कौन सी गति है। ये जो गति है ये 4 तरह की होती है, स्पीड एंड फॉल चल रहा है, ये इसमें भी 4 प्रकार है। तो ये कौन कौन सा है? ओमनी स्टैटिसिटी पहला है, ओमनी स्टैटिसिटी। दूसरा है ओमनी स्टैटिसिटी, पहले क्या हिंदी में नकारात्मक सूचक अगति, स्टैटिसिटी मैंने अगति। नकारात्मक सूचक अगति, और दूसरा है स्टैटिको डायनेमिसिटी। स्टैटिको डायनेमिसिटी। अब गति से
गतिशीलता से प्रगति की ओर। डायनेमिक को गतिशीलता से प्रगति की ओर। डायनामिसिटी। सकारात्मक सूचक गतिशील प्रगति लगातार ऊपर जाना। तरफ जाना, ऊपर उठना। ओमनी एस्थेटिसिटी जो है ना, ये ओमनी एस्थेटिसिटी जो स्टेज है ना, नकारात्मक प्रगति, ये कॉम्युनिज्म का जो थ्योरी है, इसमें नकारात्मक सूचक प्रगति है। ओमनी ध्वस्त हो गया, खराब हो गया, फिर वहाँ विवाद आया, तब तो जहाज इतना उठा है। और चाइना जो है वहाँ भी कम्युनिज्म है, लेकिन कम्युनिज्म कौन सा कम्युनिज्म है, उन्होंने विवाद एडप्ट किया। जब से विवाद एडप्ट किए हैं तब से वो चाइना विकसित हुआ है। उन्हीं को उन्होंने ये किया है, दूसरे को दिया है, लाया है, तो विवाद यहाँ पर वहाँ भी हावी है। तो ये जो विवाद होता है, पूंजीवाद, ये सारा पावर स्टेट के हाथ में चला जाता है। जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, स्टेट के हाथ में आ जाता है, पब्लिक के हाथ में नहीं रह जाता, वो भी स्टेट कैपिटलिज्म हो जाता है। तो अंत में ये जो है ओमनी एस्थेटिसिटी, पब्लिक के पास उतना धन नहीं है, सब धन किसके हाथ में, स्टेट के हाथ में, सरकार के हाथ में, आम आदमी नहीं है। एस्थेटिको डायनेमिसिटी, गति से गतिशीलता की ओर। तो ये जो है
करने की संभावना रहती है, नाम मात्र का विकास दिखाई देता है। इसमें विकास जो है ना नाम मात्र की दिखाई देती है। केवल हवा बांधे रहती है सरकार, और ये विकास उन कुछ लोगों का होता है, बाकी आम आदमी के लिए ये लोक दिखावा होता है एक तरह से। धीरे धीरे ये नाम मात्र की तरफ जाता है। और इसके बाद आता है डायनेमिकोइस्टिसिटी, रिग्रेसिव मूवमेंट। डायनेमिक गतिशीलता से अगति की ओर, यानी इसमें लगातार नीचे की तरफ जाएगा। सर्वार्थ या गतिविधि लेकिन बहुत कम होती है, लेकिन नाकारी नाशकारी होती है, लंबे समय तक अगति अवस्था में रहती है। ये अगति अवस्था में ये जो है ऊपर जाने के तो एक ही हो गया, लेकिन ये लंबे समय तक अगति अवस्था में यहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। बहुत लंबा समय तक रहने के कारण क्या है, समाज को गति शक्ति वास हो जाती है एकदम, फिर पुनः ये ऊपर उठने की दशा में नहीं रहती है। तो इसको कहते हैं डायनेमिकोइस्टिसिटी, माने डायनेमिकोइस्टिसिटी आ गई इसके अंदर। और ओमनी डायनेमिसिटी मतलब जो लगातार ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, लगातार ऊपर की तरफ जाने के लिए ये डायनेमिकोइस्टिसिटी है। तो इस सिस्टम में ऐसे लोग होना चाहिए जो, क्योंकि समाज क्या है, एक्सप्लॉइट होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण होता है, और भोग विलासिता आ जाता है। वहां पे समाज में, सोसाइटी में जागरूकता कम होती है, अध्यात्म की कोई प्रेरणा नहीं है, और जो भी सुख प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, भौतिक चीजों के से उनको मानसिक शांति, मानसिक सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसे में ये जो है लगातार यहाँ नीचे की तरफ ग्राफ चले जाता है, और इसमें भी एक स्टैग्नेंसी आ जाती है, और लोग बहुत ज़्यादा कहीं पूंजी संचित हो जाता है कुछ लोगों के हाथ में। तो इसमें जब कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाएगी, संचित हो जाएगी, तो उसका पूंजी का जो मूवमेंट है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी रोलिंग समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो हो जाता है क्या, मनी रोलिंग कम होने से स्टैटिको डायनेमिसिटी आ जाता है उसमें। तो ओमनी डायनेमिसिटी सकारात्मक सूचक गतिशील, यही है प्रगति। इसको कैसे होगा, इस जगत के प्रत्येक जगह प्रगति के समग्र कल्याण का सूचक एवं सदा समृद्धि की ओर ले जाने वाला उत्साह से चक्र युक्त प्रगति की ओमनी डायनेमिसिटी है। माने उसको जो है प्रत्येक प्रजाति के समग्र कल्याण का भावना लेकर के जो चल रहा है, तो इसमें प्रत्येक की कल्याण की भावना कौन लेकर चल रहा है, आज की सरकार तो नहीं चल रही, सबकी प्रत्येक जैविक सत्ता, मतलब धरती पे जितने जैविक सत्ता है उनकी कल्याण की भावना लेकर के तो कोई नहीं चल रहा है, कोई सरकार नहीं चल रही। अगर ऐसा होता तो आज जो है ये जो युद्ध छिड़ा हुआ है, एक देश दूसरे देश में बम बरसा रहे हैं, रॉकेट बरसा रहे हैं, इतने हजार लोग मारे जा रहे हैं, ये नहीं होता। क्योंकि आत्मशुद्ध तत्व में जो अंत में अंतिम प्रगति है और आध्यात्मिक उज्ज्वलता की ओर ले जाती है, वो है प्रौढ़ दर्शन, प्रौढ़ दर्शन, जो आध्यात्मिक का यानी जो भौतिक ऐसी सरकार, ऐसी सिस्टम, आर्थिक सिस्टम, इसमें उसका उद्देश्य ही है कि आदमी को, मनुष्य को और सभी इसमें यूनिट और सबको, व्यक्ति को और पूरा समष्टि को, एक व्यक्ति को और पूरे समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से संपन्न, हर तरह से उसको संपन्न है भौतिक विकास में, और उस भौतिक विकास को
विकास चरम उन्नति तक जाए और वो मानसिक उन्नति उसका इतना चरम उन्नति तक जाए कि वो आध्यात्मिक 7 तत्व में अपने आध्यात्मिक तत्व में उसको खर्च करे और आध्यात्मिक विकास करे। तो यही है ओमनी डायनेमिसिटी, आर्थिक ओमनी डायनेमिसिटी, यानी उसमें कंटिन्यूअस आगे तक जाने की प्रक्रिया केवल प्रौद्ध दे सकता है। तो प्रौद्ध में ही इसकी आपको चीजें हैं और नहीं तो ये, और इसको कैसे दिया जा सकता है? तो आज जो लोग इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो हमारे आपके द्वारा चुने गए नेता नहीं, ये नेता उनके कठपुतली हैं। इन नेताओं के हाथ में केवल पावर है, कलम है, रूल सेक्शन करने के लिए, उसको पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट करने के लिए, उसको रूल के अंदर लाने के लिए इनका पावर है। लेकिन ये किसके द्वारा गवर्न हो रहे हैं? पूंजीपतियों के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। और पूंजीपति किनको हायर किए हुए हैं? अपना लेखा जोखा रखने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। जो खूब उन्नत ब्रेन के लोग हैं, हाँ, मास्टर डिग्री किए हुए हैं अर्थनीति में, कैसे अर्थ को बढ़ाया जा सके, उनकी बुद्धि इतनी तेज है कि वो कहाँ से क्लिक करेंगे तो कहाँ से धन बरसेगा, इस तरह से साइकोलॉजी को अच्छी तरह से वो समझते हैं। जैसे बहुत सारा चिट फंड आया, संस्थाएं आई और वो खूब ज्यादा ब्याज देती थी, 6 महीना में पैसे को डबल कर देती थी। तो ऐसे लोगों के पास हमारे जो रिटायरमेंट हुआ है, पैसा मिला है रिटायरमेंट का, कुछ लोगों के पास बैंक में कुछ पैसे सेविंग के हैं, तो उनके पास वो चिट फंड कंपनी अपना आदमी का ऑफिस खोला, आदमी भेजा और उनको लागू किया कि आप यहाँ बैंक में रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है यार, बहुत कम ब्याज मिल रहा है, आप हमारे पास दीजिए, हम आपको 6 महीना में ही साल भर में दुगुना कर देंगे। तो आपने टेस्ट के लिए कि चलो इसके बाद में देखते हैं कितना दम है, तो आपने 50,000 रुपया आपने सेविंग में से उसको दिया, आपके पास भी लाखों है तो 50,000 दिया, तो 50,000 में आपको 6 महीना में वो 25,000 रिटर्न दे दिया। 6 महीना में 50,000 रखा और 6 महीना में आपको 25,000 रिटर्न दे दिया। आपका ब्याज है, आपका इंटरेस्ट है, आपका मूलधन हमारे पास है, ये अपना इंटरेस्ट रखिए 25,000, 6 महीना में आपको 50,000 का 25,000 इंटरेस्ट आ गया। तो आप सोचेंगे अरे 25 महीने 25 तो और आ जाएगा 50, और साल भर होते होते तो डबल हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट का, मूलधन का मूलधन वही रह गया और तो आपके अंदर और इंटरेस्ट जग गया, विश्वास हो गया। तो उस विश्वास का फायदा उठा करके फिर आप और पैसा ले जाकर वहाँ जमा करते थे। अरे इसमें तो ठीक है, इसमें हमारा हिस्सा आ गया, यदि आप ही का पैसा में से आधा पैसा आपको दिया, पूरा नहीं दिया, बाकी पूरा करा, और आप उससे उत्साहित होकर के फिर उसमें जाकर के और जमा करके, हाँ, और भी ले जाकर जमा करके, और फिर आपको 2 महीने के बाद खुद थोड़ा ब्याज जाकर दे दिया। आपने जब 2 लाख काम कर दिया तो आपको 50,000 और रिटर्न कर दिया 2 महीने के बाद, लीजिए आपका और आ गया इंटरेस्ट का ब्याज 50,000। तो आप सोचेंगे यार इसको फिर बैंक में रखेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट मिला है जमा कर सकता है, फिर आपको घर में तो उसकी जरूरत है नहीं, घर में जरूरत है तब ना घर में रखते हैं, घर में जरूरत है तभी ना बैंक में रखते हैं, पैसा को करके फिर जमा कर दिए। तो इसको जमा करने के बाद आप फिर अपने मित्रों को, आसपास के लोगों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी प्रेरित किए कि आप ही जमा कर दीजिए, वहाँ हमारा तो इतना करके इंटरेस्ट आ गया कि हमारा पैसा इतना का इतना हो गया। हाँ, अब आपके विश्वास से, ये तो गौतम जी ठीक है बोल रहे हैं, बड़े भले आदमी हैं, हाँ, ये तो गलत करेंगे नहीं, इसीलिए गौतम जी को विश्वास करके और उन्होंने अपना सब लोगों ने
लाख 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया जमा कर दिया हूँ, और इस तरह से करके उनको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट उसमें दे दिया, उन्हीं का पैसा मतलब थोड़ा थोड़ा वापस कर दिया। और फिर उनको बोला कि और इन्वेस्ट कीजिए इस प्लान के तहत, तो आपको और ज़्यादा मिलेगा। आप प्लान ये बदल दिया, वो पुराना प्लान चल रहा था, अब नया प्लान आ गया, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपने सोचा कि हाँ इसमें तो हमारा और जल्दी डबल हो जाएगा, तो और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह से बहुत पैसा उन्होंने इन्वेस्ट करा करके धीरे धीरे उस साइकोलॉजी को साइकोलॉजिकल रूप से लोगों को ठगा, और अंत में देखा कि हमारे पास 10-20 करोड़ 100-200 करोड़ हो गया, लेकर के रातों रात गायब। कंपनी कहाँ गई कुछ ठिकाना नहीं, पता ही नहीं। तो इस तरह से वो क्या होता है कि शोषण करते हैं एक साइकोलॉजी। कौन लोगों का ब्रेन है? आम आदमी को ठगने के लिए ब्रेन किसका हो सकता है? जो इसमें इकोनॉमिक सिस्टम में पारंगत है, जिन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है, और कहाँ से पैसे वो कहाँ है, पैसा उसको कैसे निकालना है, ये उन्होंने ये किया हुआ है। तो वही मास्टर डिग्री किए हुए लोगों को हायर करता है कौन? पूंजीपति अपने नौकरी के रूप में। हम तुमको नौकरी दे रहे हैं, इतने लाख का पैकेज दे रहे हैं, और वो उनके लिए काम करते हैं। वो आम जन की कल्याण के लिए कोई काम नहीं करते। उनका सारा सोचना, सारा चिंतन उस पूंजीपति के ही विकास के लिए होता है, क्योंकि पूंजीपति उसको वेतन दे रहा होता है, उसको अपने सुख के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला सब दिए हुए है, और उसके मन की शक्ति को उद्भवन कर रहा है अपने तिजोरी की धन बढ़ाने में। जबकि होना चाहिए कि उसकी जो शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जिससे वो इकोनॉमिक सिस्टम को नीचे गिरते हुए इकोनॉमिक सिस्टम को ऊपर ले जा सकता है, और सब जीव को विकास का कल्याण का कार्य कर सकता है, उसको वो न करके के सबका शोषण करके ग्रहण करके एक पूंजीपति को करता है। यही क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम में प्राण शक्ति खत्म कर देता है, और वहाँ क्या शुरू हो जाता है कि आर्थिक मंदी, आर्थिक इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन, शोषण, ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जो अर्थनीति है, आर्थिक सिस्टम है, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए डायनेमिसिटी। और वो डायनेमिसिटी कैसे होना चाहिए? ओमनी डायनेमिसिटी होना चाहिए, लगातार ऊपर की तरफ जाने वाला। तो इसको कौन लोग गाइड करेंगे? ये आज के लोग जो इसको हैंडलिंग कर रहे हैं, वो तो स्वस्थ विचारधारा का आदमी नहीं, वो लोग किसी शोषक के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका सारा चिंतन, सारा बुद्धि, ज्ञान सब वो शोषण तंत्र में लगा हुआ, हमारे आम आदमी की सेवा तंत्र में नहीं लगा हुआ। जैसे आज ट्रेन में जाइए, पहले की ट्रेनें क्या थी? ट्रेनें बहुत कम थी। दिन भर में एक ट्रेन होती थी जाने के लिए 24 घंटे, उसमें भी आप जाइए, आज टिकट कटाइए, आज आपको जगह में बैठ कर जाने। उसके बाद उसमें क्या हुआ? रिजर्वेशन सिस्टम आ गया। आप पहले रिजर्व कराइए, और कितने दिन पहले रिजर्व कराइए? 60 दिन, 3 महीना, 90 दिन पहले रिजर्वेशन कराइए, तब आपको सीट मिलेगा। अब जनरल कोच क्या हो गई? कम हो गई। तो जनरल कोच में टिकट कम है, लेकिन भाड़ा कम है, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा है। एक रिजर्वेशन कोच में 72 सीट होता है, 72 सीटें होती हैं। उसमें सरकार केवल 72 माने 72 लोगों को ही टिकट काट सकती है। उससे उतरवा लोग का टिकट नहीं काटती भी है, तो उनको RSC में ले जाती है, बैठा कर एक सीट पर 2 आदमी को बैठा कर साइड वाला में ले जाती है। तो इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते। लेकिन जनरल का टिकट का कभी एंड नहीं होता, कभी नहीं होता कि अब नहीं काटेंगे, भर गया। अगर 500 भी टिकट, एक कोच है जनरल, अगर 500 भी टिकट वहीं भी गया है स्टेशन में, तो एक स्टेशन में 500 टिकट काटते हैं, और 500 आदमी को उसी में
भेज देगा और कहेगा कि इसी में जाओ, और 500 आदमी गाय गोरू की तरह बकरी की तरह दूसरे के ऊपर चढ़ कर ले जाए। तो वो जो 500 आदमी एक कोच में भर गए और उनका भाड़ा मान लीजिए कि स्लीपर में 300 रुपया भाड़ा है और उसमें 150 रुपया भाड़ा है, तो स्लीपर में ज़्यादा 100 आदमी का टिकट काटा, 72 जाएंगे वैसे सीट पे और बाकी 20-25 जो है बैठ करके जाएंगे। इससे ज़्यादा तो उसने 10 को आदमी और एडजस्ट कर सकता है। कर दिया गया, मालूम है स्लीपर में क्या कर दिया गया है, जो वेटिंग लिस्ट वाला है ना वो सब घुसा देता हूँ। मैं सुने तो बात कर रहा हूँ ना, वो तो वेटिंग लिस्ट वाला अब कर दिया है ना कि अब तो उसमें पहले उस पॉइंट पर भी आते हैं। तो अब क्या कर दिया है कि स्लीपर में अगर 300 रुपया के हिसाब से 100 आदमी जा रहे हैं, 100 आदमी कितना होगा, 30,000 रुपया होगा। लेकिन जनरल कोच में उसके 4 गुना लोग, 5 गुना लोग भरे हुए, 200-300 लोग एक ही कोच में भरे हुए, 300 लोग, और उनका भाड़ा कितना है, 150। तो 150 मल्टीप्लाई 300, तो ये कितना हो गया, 45,000 रुपया हो गया। तो स्लीपर कोच से ज्यादा फायदा हो रहा है या जनरल कोच से उसको ज्यादा फायदा हो रहा है? जनरल कोच से उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन वो भीड़ बना कर रखा हुआ है। उसके बाद आया तत्काल वाला सिस्टम। तत्काल वाला सिस्टम सोच कर निकाला। अब लोगों की परेशानी होने लगी कि रिजर्वेशन 3 महीना पहले कराना पड़ रहा है। कोई भी प्लान 3 महीना पहले तो नहीं करेगा। किसी ने 15 दिन पहले प्लान किया, किसी ने 1 सप्ताह पहले प्लान किया, किसी ने 2 दिन के अंदर प्लान कर लिया हमको जाना है, तो उसको रिजर्वेशन चाहिए ना। लेकिन 3 महीना पहले तो कोई प्लान तो बहुत कम लोग करते हैं। 60 दिन पहले बहुत कम लोग प्लान करते हैं, 2 महीना पहले। तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलने लगा, तो उस पर क्या किया, तत्काल सिस्टम लाया। तो पहले तत्काल सिस्टम क्या था, शुरू में जो वेटिंग लिस्ट बढ़ जाती थी ट्रेनों में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोच लगा दिया। एक्स्ट्रा कोच नंबर 1, एक्स्ट्रा कोच नंबर 2, एक्स्ट्रा कोच नंबर 3। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले होते थे उनको एक्स्ट्रा कोच में कंफर्म हो जाता। तो वो लोग एक्स्ट्रा कोच में, यानी जहाँ 15 कोच हुआ करती थी उसमें एक्स्ट्रा कोच लगाकर 18 बनाए। तो एक्स्ट्रा कोच 3 एक्स्ट्रा कोच जा रही है साथ में, तो वेटिंग लिस्ट वाले उसमें आ जाते। लेकिन अब तत्काल का क्या सिस्टम कर दिया, अब एक्स्ट्रा कोच लगाता नहीं, लेकिन फिर भी तत्काल है। तो मान लीजिए जिस ट्रेन में स्लीपर का कितना सीट है, कुल मान लीजिए 500 सीट है स्लीपर में। तो अब क्या किया है कि जनरल जो काट रहा है, जनरल टिकट दे रहा है, उसमें क्या किया है, 327 से 325 रखा है। 325 जनरल है, जनरल टिकट काट रहा है। अब कितना बच गया, 325 में 500 में से 325 माइनस कितना हो गया, 125। अब इसी में से 125 को 175 को क्या किया है, 175 को तत्काल सिस्टम में कर दिया है। माने आपको एक दिन पहले ही मिलेगा। तो पहले जनरल 500 लोग टिकट कटा सकते थे, जाने वालों की तो संख्या उतना ही है ना, 500 मानो 600 हो सकता है, 500 की जगह 600, 100 वेटिंग लिस्ट हो गया, 600 लोग। तो 600 लोगों में पहले 500 आने वालों को कंफर्म रिजर्वेशन मिल जाता है, उतना ही पैसे में, जितना उसका भाड़ा है उसी भाड़ा में 500 लोगों का टिकट कट जाता था। पहले 600 लोग मान लीजिए टिकट कटा रहे हैं, जाने का प्लान किए हैं, उनमें से पहले जो 500 लोग काउंटर पर पहुंचे उनको एक ही रेट में टिकट 500 लोगों को मिल गया, बाकी 100 लोग वेटिंग में लगा गए।
अब क्या किया है, इसी में से तत्काल कोटा छांट दिया 175 माइनस कर दिया। अब जो पहले आएंगे कितने 325 लोगों को केवल क्या मिलेगा, कन्फर्म टिकट मिलेगा। बाकी 175 लोग लटक गए, उनको कन्फर्म मिल ही नहीं रहा। इसी में से माइनस कर दिया ना। अब उनको कब मिलेगा ये टिकट, एक दिन पहले मिलेगा। अब उसको टिकट को हटाने के लिए एक दिन पहले उनको पूरा जाकर लाइन में खड़ा होना होगा। हाँ, अब ये कंफर्म जो है ना 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। 2 मिनट काउंटर खुला, चालू हुआ, 2 मिनट में ये टिकट समाप्त, माने बहुत जगह से कटता है। और उस पर कितना भाड़ा बढ़ा दिया, सरचार्जेस कितना कर दिया। तो पहले इसको जो मिलता था, पहले टिकट है जनरल जो भाड़ा है मान लीजिए 560 रुपया है, तो इसका कर दिया है सीधे 1000 रुपया तत्काल। तो इसमें सीट घटा करके, चाहिदा बढ़ा करके, डिमांड बढ़ा करके और उसका दाम बढ़ा दिया। तत्काल में आपको दे रहे हैं लेकिन दाम ज्यादा दे रहे हैं। तो ये वैसे ही हुआ जैसा हम लोग अपने बचपन में सिनेमा देखने के लिए जाते थे, तो लाइन में लगा करके टिकट नहीं कटा पाते थे, तो उस समय जो हॉकर्स होता था ना, वो लोग 5-5, 10-10 टिकट कटा करके रख देता था पहले। और जब देखता कि काउंटर खत्म हो गया बंद और लोग आ रहे बहुत सारा, तो उनको लेकर के बेचता था। जो 25 वाला होता था 50 में, 60 में, 100 में बेचता था। हाँ, तो वो हॉकर्स हो गया। ये जो है ना, ये एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम है, आदमी की सुख सुविधा के लिए नहीं बल्कि शोषण के लिए हो गया। तत्काल कटाइए और क्या। तो अब क्या किया है कि लोग स्लीपर क्लास में वेटिंग वाले घुस जाते थे। क्या किया है, घटा दिया है। 18 कोच में से स्लीपर कोच 2 ही रखा है और जनरल कोच 2 रखा है, और बाकी जो कोच है वो सबको एसी कर दिया। एसी 2 टायर, एसी 3 टायर, एसी इकोनॉमिक क्लास सब बढ़ा दिया है। यानी उसका भाड़ा अब डबल हो गया। यानी ट्रेन वही है, समय वही लगेगा, लेकिन आपको अब ज्यादा भाड़ा दे करके जाना पड़ेगा। तो ये आम आदमी की आर्थिक आय को बढ़ाया नहीं, लेकिन उससे कैसे ज्यादा पैसा निकालें, हम वो सिस्टम जरूर लागू कर दिया है। अब आम आदमी उसमें जाने के लिए मजबूर है, तो उसको तो टिकट कटाना ही पड़ेगा। जहाँ उसको 500 में 300 में होता था, 1500 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, हाँ, ये बहुत ही बेकार है। इसमें क्या हो रहा है कि समय का, धन का और एनर्जी का, जो फ्यूल एफिशिएंसी है, जो तेल है, इसका बहुत ज्यादा अपव्यय हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिफेक्टिव कहाँ है, तो ये डिफेक्टिव है सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कैसे हो रहा है? तो सेंट्रलाइजेशन किसके हाथ में है? तो कुछ लोगों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में और कुछ स्थान में। ये व्यक्ति के हाथ में, कुछ व्यक्ति के हाथ में, थोड़े से व्यक्ति के हाथ में क्या हो गया? केंद्रीभूत हो गया। थोड़े से व्यक्ति उस काम में आ गए। अब वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहेंगे और कुछ जगह में, कहां पर? थोड़े से जगह में, कुछ एक जगह में, कुछ एक सिटी में ये 2 प्रकार का सेंट्रलाइजेशन हो गया।
सेंट्रलाइजेशन कुछ एक व्यक्तियों के हाथ में केंद्रीकृत हो गया, और कुछ एक व्यक्ति मिलकर के कुछ एक शहर में अपना उद्योग धंधा लगा दिया। तो अब आदमी को, मनुष्य को, जो देहात में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में, कस्बे में रह रहे हैं, उनको रोजगार पाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ पैसा कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो कुछ एक बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहरों में मंदी, माने छोटे जगहों पे मंदी आ जा रही है, बड़े शहर में भी मंदी आ जा रही है, आर्थिक मंदी आ जा रही है, इन्फ्लेशन हो जा रहा है, माने मुद्रास्फीति आ जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं रह रहा है, वहाँ जमीन बहुत महंगी हो जा रही है, वहाँ मकान भाड़े बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है। तो यही के गांव का ही कुछ ये जो बड़ा शहर है, इसमें लोग चले गए काम करने के लिए, गांव का गांव आदमी चला गया, वो जाकर वहीं उसको लेबर का काम मिल रहा है, वही उसको नाई का काम मिल रहा है, वहीं उसको धोबी का काम मिल रहा है, वहीं उसको सब्जी और बेचने वाला सब्जी बेचने, वहीं झाड़ू लगाने का भी काम वहीं मिल रहा है। हाँ, तो यही गाँव का आदमी जाकर बर्तन धो रहा है, बच्चा खिला रहा है वहाँ, कार साफ कर रहा है वहाँ, मैंने लेबर का काम है ना। सुबह उठ करके कार सबका साफ कर रहा है, धो रहा है बाल्टी से, फिर रोड में उसका झाड़ू लगा दिया, घर में जाकर झाड़ू लगा रहा है, महिला उसका घर की बर्तन धो दे रही है। तो इसका गांव में जो रोजगार मिल जाना चाहिए, इसी रोजगार को करने के लिए उसको शहर में जाना पड़ रहा है। और किससे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा है, ट्रेन से आ रहा है। तो ये जो लोग हैं, जो रोज का कमाने खाने वाले लोग हैं, इनको शहर में जाकर के, दिल्ली जैसे शहर में फ्लैट को नहीं खरीद लेंगे, जमीन जायदाद को नहीं खरीद सकेंगे, अपने कमाई से वो किसी तरह से अपना पेट पाल सकेंगे। बहुत मेहनत से वहाँ पर जगह जमीन खरीदने के काबिल उनके अंदर नहीं है। उनका जगह जमीन जो झोपड़ी छोपड़ी है, थोड़ा सा वो घर पर ही है, गाँव में ही है, तो उनको मजबूरी है गाँव में ही मूल रूप से रहना, लेकिन दूसरी मजबूरी है शहर में जाकर के रहना। तो दो घर मेंटेन करना पड़ता है, और हर मौके पर, हर त्योहार पर अपने घर आना पड़ता है। हर खुशी में, जैसे शादी ब्याह किसी की हो रही है, तो दिल्ली में नहीं कर सकते हैं, आना पड़ेगा यहाँ गाँव में ही, देहात में ही, अपने कुटुंब और रिश्तेदारों के साथ मिलने के लिए उधर, खुशी में दुख में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए। कोई इसका डेथ हो गया तो कहीं कुछ खुशी की बात है, तो कहीं दुख की बात है, तो हर सुख में उनको बार बार घर आना पड़ता है। तो बार बार उनको ट्रेन में आना और जाना, भीड़ लगाए हुए। और इससे क्या हो रहा है कि ये जो फालतू का डीजल, पेट्रोल, ईंधन खर्च हो रहा है लोगों को ढोने में। जितना ढो रहा है उतना ही भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो ये इसको अगर डिसेंट्रलाइज हो गया, सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक पावर की पूंजीवाद व्यवस्था का पहला इफेक्टिव सिस्टम है, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया है। तो इसको डिसेंट्रलाइज अगर कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस कि इसको गांव-गांव में, सब गांव को, छोटे छोटे गांव को, छोटे छोटे कस्बों को डेवलप किया जाए, तो लोगों को वहाँ शहर में जाकर के बसने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली शहर में जो अगर एक फ्लैट आपने ले लिया, खरीद लिया, तो एक समय आता है कि आपके गर्दन में फंस बन जाती है, क्योंकि घर आपका यहाँ है और आपको जो नौकरी मिली है 20 किलोमीटर दूर मिली, 25 किलोमीटर दूर। दिल्ली तो बहुत बड़ा है ना, इस कोने से उस कोने जाने में 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा। यहाँ से आप उतना देर में तो कहाँ पहुँच जाइएगा? कानपुर, 2 जिला पार कर जाइएगा। तो वहाँ पे इनका मकान यहाँ है, लेकिन नौकरी कहीं और हो गई है, और उनका बेटे का नौकरी कहीं इधर हो गया है, और पत्नी की नौकरी कहीं उधर हो गई है। तो कोई 20 किलोमीटर जा रहा है, कोई 15 किलोमीटर जा रहा है, कोई 40-50 किलोमीटर मेट्रो से जा रहा है, और 50 किलोमीटर आ रहा है। तो उनको मजबूरी भी है कि यही रहना पड़ेगा, न इधर जा सकते हैं, न इधर कर ले सकते हैं, ना उधर, कि वही दशा का दशा वही रह जाएगा। तो जितने लोग तो अपना घर भी नहीं ले सकते, तो वहाँ भी उनको अपने कार से
या वहाँ के बस से या वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बराबर भीड़ लगा कर जाना आना पड़ता है। तो इधर से भी भीड़ लगा कर गए सब लोग, और वहाँ भी जितने ट्रांसपोर्ट हैं, हाँ, चाहे मेट्रो हो या बस हो, यहाँ कार हो, तो रोड भी बहुत चौड़ी चौड़ी है, और उसमें सब कार का ही जैसे बेड लगा हुआ है। उसमें आप रोड चौड़ी है, लेकिन आप चाहें कि पार कर जाएं, सब गाड़ियां अगर खड़ी हो गई रेड लाइट में तो आप पार नहीं कर सकते, क्योंकि सभी गाड़ियों के ऊपर चढ़ कर जाना पड़ेगा, तभी पार कर पाएंगे। वो जमीन पर तो एक पैर रखने की जगह नहीं रहती, और जब चलती है तो सब एक झुंड में चलती है। तो कार की स्पीड भी वहाँ नहीं बढ़ती है, लेकिन लोग कार कौन सा खरीदते हैं? सबसे ज्यादा स्पीड वाला कार खरीदते हैं। वो महंगी महंगी कार खरीदेंगे क्योंकि शौक है, और कर्ज में खरीदेंगे, ये साइकोलॉजी है। कि फला के पास इतना है, हमारे दोस्तों के पास, तो हम ही कभी 20 लाख वाला 25 लाख वाला कार लें, फिर उसका दोस्त सोचेगा कि 25 लाख वाला ले तो अपना सस्ती में बेच करके फिर वो 30 लाख वाला लेता है। तो इस तरह से ये जनरल साइकोलॉजी उसको, और वो अपने घर में ला करके दिखाएगा हमारा ये कार है, वैसा कार है, ये है, फिर उसका दोस्त भी इस तरह से और उसको देख करके और उसके ऊपर कर्ज बढ़ते जाता है, लोन बढ़ते जाता है, तो वो व्यक्ति लोन में ही दबा जाता है, उसकी आय सब लोन पे करने में चला जाता है, EMI पे करने में चला जाता है। तो ये है वहाँ की दशा। इसी को अगर डिसेंट्रलाइज किया जाए, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम, तो कुछ फ्यू हैंड्स जो है वो बढ़ करके अधिकतम लोगों के पास ये आर्थिक शक्ति पहुंच जाएगी, और इसको एक शहर से गांव तक डेवलप कर दिया जाए, तो जिस गांव में जो पैदा हो रहा है उसी गांव में, उसी पंचायत में उसकी नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो डॉक्टर हो तो उसी गांव में उसी पंचायत में हॉस्पिटल में नौकरी करेगा, या इंजीनियर है तो उसी पंचायत के आसपास इंजीनियरिंग का जो काम चल रहा है ब्लॉक में, ज़्यादा ब्लॉक स्तर पर पंचायत में काम करेगा, तो उसको अपने घर से अपने जन्म स्थान में मातृभूमि में ही वो काम करेगा। कोई भी व्यक्ति का पूर्ण विकास उसके मातृभूमि में ही होता है, उसका मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक विकास मातृभूमि में ही होता है, क्योंकि बचपन में जो चीज उसने खाया है, जो पानी पिया है, जो अन्न ग्रहण किया है, जो साग सब्जी खाया है, उसी को उसका बॉडी एडजस्ट किया हुआ है, उसी के मुताबिक उसके बॉडी का पाचन सिस्टम और मानसिक सिस्टम, पूरा बॉडी का संचार सिस्टम तैयार हो गया। अब उसको बदल देंगे तो उसके अंदर वो चीज नहीं मिल रही, क्योंकि बचपन में जिसको हैबिचुएट कर लिया उसको अब फिर बदल दिए तो उस अनुसार उसकी बॉडी तैयार नहीं होती है, और इसीलिए वो आदमी ज़्यादा बीमार रहने लगता है, और वहाँ पर एक जगह होने से ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड चीज मिलती है, कोई भी चीज़ शुद्ध और सात्विक नहीं मिलती है, इसलिए आदमी की रोग नहीं रहता है, इसीलिए तरह तरह की बीमारी है, सबका